जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हमारा एक टॉपिक नागरिकता रहने वाला है। भारतीय नागरिकता की अवधारणा आपने 26 नवंबर 1949 को से पूर्व नहीं थी, क्योंकि इससे पूर्व ब्रिटिश भारत के लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन ब्रिटिश प्रजा के रूप में आपके साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के समान आपके ब्रिटिश राष्ट्रीयता प्राप्त थे। तो 26 नवंबर 1949 से पहले आपके जो भारतीय नागरिक थे, ये भारतीय नागरिकता की तो अवधारणा थी ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिश भारत के लोग थे और ब्रिटिश क्राउन के अधीन ब्रिटिश राजा सब्जेक्ट के रूप में आपके साम्राज्य और राष्ट्रमंडल में समान ब्रिटिश राष्ट्रीयता प्राप्त थे। नागरिकता संबंधी प्रावधान हेतु संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 अप्रैल 1947 को एक 7 सदस्यीय नागरिकता पर आपकी तदर्थ समिति का गठन किया। नागरिकता संबंधी प्रावधान हेतु संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपके 30 अप्रैल 1947 को एक 7 सदस्यीय नागरिकता पर तदर्थ समिति का गठन किया। राजेंद्र प्रसाद ने 30 अप्रैल 1947 को क्या किया, एक 7 सदस्यीय नागरिकता पर तदर्थ समिति का गठन किया और इस समिति के सभापति संघीय न्यायालय के आपके पूर्व न्यायाधीश श्री एस वरदाचारी थे। सभापति संघीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री कौन थे? एस वरदाचारी थे। भारत में ब्रिटेन के अपने समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है, जिसका तात्पर्य भारत में नागरिकता नहीं कि राज्यों की नागरिकता होगी। तो भारत में क्या है? नागरिकता है एकल नागरिकता, और वो भी भारत की नागरिकता है। राज्यों की अलग से दोहरी अपनी नागरिकता की कोई भी प्रावधान नहीं है, जैसे अमेरिका में है। अपन तो ब्रिटेन की तरह क्या है, एकल नागरिकता वाले हैं। किसकी तरह? ब्रिटेन की तरह। नागरिकता का प्रावधान संविधान की 7वीं अनुसूची के अपने संघ सूची के प्रविष्ट 17 पर नागरिकता देशीकरण और अन्य देशीय विषय का आपके उल्लेख किया गया है। नागरिकता पर आपके कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को, न कि राज्य को। तो नागरिकता पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के संविधान की भाग 2 में प्रयुक्त आपके नागरिकता शब्द में के अंतर्गत केवल प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं, न कि विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी या व्यष्टि निकाय, बॉडी ऑफ आपके इंडिविजुअल्स। तो क्या आते हैं आपके भारत के संविधान भाग 2 में प्रयुक्त नागरिक शब्द के अंतर्गत केवल प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं। कौन आ रहे? नेचुरल व्यक्ति आते हैं। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में हम अभी जस्ट बोले कि भाग 2 में, तो भाग 2 में आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और अनुच्छेद वाइज देखें तो 5 से 11 के बीच में ये प्रावधान किए गए हैं। 5 से 11 के बीच में ये प्रावधान है, भाग 2 में है, और नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से 9 संविधान की आपके अंगीकरण अर्थात 26 नवंबर 1949 से क्या है? प्रवर्तन है। प्रवर्तन में 5 से 9 क्या है? 5 से 9 26 नवंबर 1949 से। संविधान के आपके प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 ये क्या है? संविधान के प्रारंभ पर आपकी नागरिकता अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में बात की गई है, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में निवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता या उनमें से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो संविधान के आपके प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा था और भारत का नागरिक होगा। अर्थात संविधान के प्रारंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, जिसका क्या जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म आपके भारत में हुआ हो, और संविधान में प्रारंभ से अपने क्या है 5 वर्ष पूर्व से भारत का निवासी रहा हो। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 में न्यायालय के निर्णय दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 5 में जिस आपके अधिवास का उल्लेख है, उसका तात्पर्य है भारत का अधिवास है, न कि क्या है? भारत के राज्यों में अधिवास। अरे बात समझ में आई क्या? बात क्या इतनी है कि अनुच्छेद 5 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 5? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और देखो प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है?
अधिवास है। और क्या, ए तो ये कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। बी क्या है, माता पिता, माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, माता या पिता भारत में, अरे भारत में जन्मा था। ठीक है, और क्या है, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा था। 5 वर्ष तक, संविधान आपके प्रारंभ होने से पहले 5 वर्ष तक मामूली निवास। ठीक है, अरे सही है ना, बिल्कुल। भारत का नागरिक होगा, क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका क्या था, जन्म भारत में हुआ, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या फिर संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष तक पूर्व से भारत का निवास कर रहा हो। और प्रदीप जैन बना भारत संघ, प्रदीप जैन भारत संघ 1984 में न्यायालय के निर्णय दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 5 में जिस अधिवास का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है भारत का अधिवास है, न कि भारत के राज्यों में अधिवास है, न कि भारत के राज्यों में अधिवास, भारत का अधिवास कहा गया है, भारत का अधिवास कहा गया है। ठीक है ना दोस्तों, भारत का अधिवास कहा गया है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 6 के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान में प्रवेश प्रवासी व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान में से भारत आया है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि, देखिएगा, पाकिस्तान से भारत में आया हुआ भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अथवा उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म क्या है, अविभाजित भारत में हुआ। खुद का कर लो, माता पिता का कर लो, दादा दादी का, नाना नानी का, जिसके में से एक का भी जन्म अगर अविभाजित भारत में हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत की बात हो रही है यहाँ पर, न हुआ हो। और दूसरी या 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर मामूली तौर पर रह रहा हो। 19 जुलाई 1948 के पूर्व है, 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर मामूली तौर पर क्या रह रहा हो तो भी आपके निवासी हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। फिर क्या है, या फिर वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात आया हो किंतु संविधान के लागू होने के पूर्व निर्धारित आपके अधिकारी के पास भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। अरे क्या है भाई कि देखो, पश्चात भी आया हो ना तो भी अगर संविधान लागू होने के पहले एक निर्धारित अधिकारी के पास जाकर भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण उसने करवा लिया हो, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण होने के लिए भी 6 माह का तक आपके भारत में निवास आवश्यक है। पाकिस्तान के प्रवर्जन पर आपकी नागरिकता, पाकिस्तान के प्रवर्जन पर आपकी नागरिकता, अनुच्छेद 7 में बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुका है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अरे जो पाकिस्तान में चला गया है, जिसको पाकिस्तान प्यारा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक बना के क्यों रखना है, तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुका है, परंतु वह व्यक्ति भारत लौटने का निर्धारित आपके अनुज्ञा के साथ पुनः भारत लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन क्या उसके मन में आ जाए कि भाई वापस जाएंगे हम तो इंडिया, कहाँ आ गए यहाँ पर, तो वह व्यक्ति भारत में लौटने के निर्धारित अनुज्ञा के साथ में पुनः भारत में लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात अपने प्रवर्जन किया है। 19 जुलाई 1948 के बाद क्या है, प्रवर्जन किया, यानी कि वापस आया है। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 में जिस तिथि 19 जुलाई 1948 का उल्लेख है वह भारत सरकार की उस अध्यादेश जारी करने की तिथि है जिस दिन पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली आपके जिस दिन पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली के अधीन भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत लौटने पर भारत में स्थायी रूप से बस जाने की अनुमति दे दी थी। भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत लौटने पर भारत में स्थायी रूप से बस जाने की अनुमति दे दी। किसके लिए? पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में तारीख तय की गई। 5वां, 6वां और 7वां ये आपके अनुच्छेद थे। अब हम देखते हैं 8वां अनुच्छेद जो क्या कहता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों की बात करता है। देखिएगा, इसके अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई भी भारत के शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जब भारत में जन्मा और जो भारत के बाहर किसी देश के सामान्यतः निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश में भारत के राजकीय प्रतिनिधि के यहाँ आपके भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको भी आपके नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दिए गए। इसके अंतर्गत विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के आपके कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए। कोई व्यक्ति खुद हैं या उसके दादा दादी हैं या नाना नानी में से क्या है, कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी देश में क्या है सामान्यतः निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए संबंधी आपके देश के भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि के यहाँ क्या है भारत के आपके नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ेगा। अच्छा, फिर ठीक है। अगला देखो, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से आपके अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना, अनुच्छेद 9 फॉर किसके लिए? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य का नागरिक हो गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब 10वीं बात करते हैं। 10वें अनुच्छेद की नागरिकता के अधिकार के बने रहना। नागरिकता का जो अधिकार है ये नागरिकता का ये अधिकार बने रहना। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है संसदीय विधि के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा, अर्थात किसी नागरिक को नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी भी अन्य रीति से आपके छीना नहीं जानेगा। नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, संसदीय विधान के आपके अतिरिक्त किसी भी तरीके से आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यह किसके अंतर्गत है? 10 के अंतर्गत है। फिर देखो, फिर क्या है, ये हमारा आखिरी भाग 2 का संविधान में भाग 2 का अनुच्छेद 11वां अनुच्छेद, ये संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। संसद को यह अधिकार प्रदान है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित आपके अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो ये विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किसको दे रखी है? संसद को दे रखी है। इसके अंतर्गत आपके संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के पारित किया है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित करके रखा है। कब का? 1955 का पारित करके रखा है। ठीक है ना। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के तहत भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया और 30 दिसंबर 1955 को हुआ लागू। क्या हुआ जी? 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में किए गए संशोधन किए गए। टोटल कितनी बार? 6 बार आपकी क्या किए गए? संशोधन किए गए। 86, 92, 3, 5, 15, 19। ओके जी, बिल्कुल जी। तो रुको एक बार ये देख लो, अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित आपके 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? आपके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम देखेंगे, लेकिन क्या फटाक से रिवीजन करवा देता हूँ। अनुच्छेद 5 ये कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता आपको दी जाएगी अगर आप जन्म यहाँ पर हुआ है या आपके माता या पिता में से
किसी एक का जन्म यहाँ पर हुआ है, 5 वर्ष तक आपके मामूली निवास किया हो संविधान लागू होने से पहले, और देखिएगा, और इसके बाद पाकिस्तान से प्रवासी व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान देखिए अनुच्छेद 6 में, और हमने देखी आपकी प्रवर्जन करने पर आपकी नागरिकता अनुच्छेद 7 में देखी, जो पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस मुंह उठा के आने चाहे थे, फिर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार अपने अनुच्छेद 8 में बात की गई, 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना और नागरिकता के अधिकार बने रहना, ये अनुच्छेद 10 के अंतर्गत, और 11 में आपको ये कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, ये आपकी संसद को दे के रखा है, और 1955 इसमें नियम बना हुआ है, और इसमें 6 बार संशोधन करके रखा है, और इसमें 5 प्रकार से क्या है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत, और इस अधिनियम की अपनी धारा 3 पढ़ेंगे। धारा 3, धारा क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, धारा 3 पढ़ेंगे। चलिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो वह भारत का नागरिक है। अच्छा, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, फिर 1 जुलाई 1987 या उसके पश्चात परंतु नागरिक आपके संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व जब भारत में जन्मा है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। जन्म के समय क्या है, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो। यदि क्या उसके माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और दूसरा आपके उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। दूसरा क्या है, उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये आपके 3 दिसंबर 2024 वाले की आपके नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार थी। फिर देखो, कोई व्यक्ति निम्न आपके आधार पर भारत का नागरिक नहीं होना होगा। एक कि जन्म के समय शिशु या का माता या पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का क्या है राजनयिक हो, किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक हो, और दूसरा शत्रुओं के अधीन आपके भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले बच्चे, शत्रुओं के अधीन आपके भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले बच्चे। तो जन्म से आपके नागरिकता लेने के लिए धारा 3 में प्रावधान किए गए कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात 1 जुलाई 1987 से पूर्व है तो वह भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1987 से को या उसके पश्चात परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होगा। 3 दिसंबर 2004 को आपके या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। यह नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार था। और कोई व्यक्ति निम्न आपके आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अगर जन्म के समय शिशु का माता पिता या किसी कोई भी एक दूसरे का आपके दूसरे देश या शत्रु देश का आपकी क्या राजनयिक हो। शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले बच्चे आपके नहीं माने जाएंगे। फिर है धारा 4, फिर है धारा आपकी 4, और ये 4 ये जो धारा 4 है आपकी, ये धारा 4 26 जनवरी ये वंशक्रम और अवजनन के आधार पर नागरिकता की बात करता है। अच्छा, वंशक्रम और अवजनन के आधार पर आपकी बात करता है तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति वंशक्रम से भारत का नागरिक है यदि जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो। कौन हो? पिता भारत का नागरिक हो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के जन्म लेने वाला व्यक्ति वंशक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म उसके पिता हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दस दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात
जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि क्या, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो। 3 दिसंबर 2004 नागरिकता संशोधन अधिनियम 3 के प्रारंभ पर से आपके भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति उस खंड के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर या उक्त अवधि समाप्त हो जाने पर आपकी केंद्र सरकार की अनुमति के साथ भारतीय आपके कॉन्सुलेट में उसका पंजीकरण न हुआ हो। अल्पवयस्क बच्चों के जन्म के पंजीकरण हेतु आपके आवेदन भारतीय कॉन्सुलेट में किया जाएगा। अल्पवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण हेतु आवेदन भारतीय कॉन्सुलेट में किया जाएगा और एक अल्पवयस्क जो इस आपके खंड के अंतर्गत भारत का नागरिक है और एक अन्य देश का भी नागरिक है कि भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी यदि वह वयस्क होने के 6 माह के भीतर दूसरे देश की नागरिकता त्याग नहीं करता है। देखिएगा, अल्पसंख्यक बच्चे के जन्म के पंजीकरण हेतु आवेदन आपके भारतीय कॉन्सुलेट में किया जाएगा। एक अल्पसंख्यक जो इस खंड के अंतर्गत आपके भारत का नागरिक है और अन्य देश का भी नागरिक है कि भारत की आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी यदि वह वयस्क होने के 6 माह के भीतर दूसरे देश में क्या है, दूसरे देश की नागरिकता त्याग नहीं करता है। दूसरी बात, अविभक्त भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक था या समझा जाता था को वंशक्रम के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। अविभक्त भारत के आपकी क्या है, बाहर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक था या समझा जाता था को वंशक्रम के आधार पर आपके भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए पंजीकरण से, तो धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण से भी ये आपके सिस्टम देखने को मिलता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा केंद्र सरकार को आवेदन करने पर उसके भारत के नागरिक के रूप में आपके पंजीकृत किया जा सकता है जो आपकी क्या है, अभी तक एक आपकी अवैध प्रवासी न हो और निम्न में से किसी एक श्रेणी से आपके संबंध रखता हो। पंजीकरण करने हेतु आवेदन से पूर्व भारतीय मूल का व्यक्ति भारत में 7 वर्षों से साधारण निवास कर रहा हो। पंजीकरण करने हेतु आवेदन से पूर्व भारतीय मूल का वह व्यक्ति भारत में 7 वर्ष से साधारण निवास कर रहा हो। दूसरा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो साधारणतः किसी अन्य देश या अविभक्त भारत के बाहर रहता हो। तीसरी, पंजीकरण हेतु आपके आवेदन से पूर्व एक व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता से विवाह किया हो और साधारणतः 7 वर्षों तक भारत का निवासी हो। ऐसे व्यक्तियों का आपके अल्पवयस्क बच्चे तो जो भारत के नागरिक हो, अल्पवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हो, ऐसे व्यक्तियों के क्या, अल्पवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हो। वयस्क एवं आपके सक्षम व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। पंजीकरण करने हेतु आवेदन से ठीक पहले वयस्क और सक्षम व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई एक पूर्व में आपके स्वतंत्र भारत का नागरिक था और भारत में साधारणतः 12 माह से आपका निवास कर रहा हो। पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पूर्व वयस्क और सक्षम आपके व्यक्ति जो 5 वर्षों से ओवरसीट आपके सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के तौर पर आपके पंजीकृत हो और वह साधारणतः भारत के 12 माह से अधिक रहा हो। तो मोटे तौर पे क्या बात है, ये मामला बेटर आपको समझ में आ गया ना भाई साहब, कि पंजीकरण करवा सकते हो धारा 5 के अंतर्गत। कोई व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार को आवेदन करने पर उसे भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। अभी तक एक अवैध प्रवासी न हो, अभी तक क्या एक अवैध प्रवासी ना हो। ऐसे नहीं कि लुक के बेचारा छुपा हुआ बैठा और फिर अचानक से आएगा ला मेरा पंजीकरण कर दो, तुम पंजीकरण तो बाद में करो, तो पहला उल्टा हो जाए, तेरे 2 शटीड मारना है साला घुसपैठिया। ये होना नहीं चाहिए भाई। इनमें से कोई एक जो श्रेणी है उससे संबंध रखना होना चाहिए। सारे एक से संबंध रखे जरूरी नहीं है, एक से संबंध रख ले बहुत है। सारे से संबंध रखने वाले हमें वैसे भी अच्छे नहीं लगते, एक से संबंध रख ले वही बहुत है, ठीक है ना। अरे भाई क्या होना चाहिए, पंजीकरण करने हेतु आवेदन से पूर्व भारतीय मूल का वह व्यक्ति भारत में 7 वर्षों से साधारणतः निवासी हो। अब छुप कर निवास नहीं कर रहा होना चाहिए, वो भारतीय मूल का, अपने आवेदन से पूर्व भारतीय मूल का वह व्यक्ति भारत में 7 वर्षों से अगर साधारणतः निवासी हो, भारतीय मूल का हो तो पंजीकरण होगा। दूसरी बात कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो साधारणतः किसी अन्य देश या अविभक्त भारत के बाहर रहता हो, भारतीय मूल का हो साधारण व्यक्ति, वो साधारण व्यक्ति नहीं, भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो साधारणतः किसी अन्य देश का आपकी क्या है, अन्य देश या अविभक्त भारत के बाहर रहता हो।
अविभक्त भारत के बाहर रहता हो या अन्य देश में रहता हो, लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति हो। तीसरी बात कि पंजीकरण हेतु आवेदन से पूर्व एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया हो, क्या किया हो, पंजीकरण हेतु आपके आवेदन से पूर्व एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया हो और साधारणतः 7 वर्षों से आपकी क्या है भारत में निवास कर रहा हो। अब प्रॉपर वीजा लेके एक भारत के बंद या बंदी को ढूंढा, शादी करी, 7 वर्ष रहा, फिर वो कर सकता है क्या भाई, पंजीकरण कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों के अल्पवयस्क बच्चों को, बच्चे जो भारत के नागरिक हो, ऐसे व्यक्तियों के अल्पवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हो। वयस्क एवं आपके सक्षम व्यक्ति जिसके माता पिता, वयस्क और जो सक्षम व्यक्ति हैं जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में आपके पंजीकृत हो, वो भी पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करते हुए आवेदन से ठीक पहले वयस्क और सक्षम व्यक्ति जो कि उसके माता पिता में से कोई एक पूर्व में स्वतंत्र भारत का नागरिक था और भारत में साधारणतः 12 माह से निवास कर रहा हो, तभी करा सकता है। एक ये है कि पंजीकरण हेतु आपके आवेदन से पूर्व वयस्क और सक्षम व्यक्ति जो 5 वर्ष से आपकी ओवरसीज क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के तौर पर क्या है पंजीकृत हो और वह साधारणतः 12 माह से अधिक रहा हो भारत में। अब देखो नोट में क्या है, एक व्यक्ति जो भारत में साधारणतः निवासी माना जाएगा यदि पंजीकरण हेतु आवेदन करने से तुरंत पहले वह भारत में कुल 12 माह तक रह चुका हो और वह 12 माह की आपकी अवधि के ठीक पूर्ववर्ती 8 वर्षों के दौरान भारत में न्यूनतम 6 वर्ष तक क्या हो रहा हो। 12 माह की अवधि के लिए रहा और इस अवधि के ठीक पूर्व आपके वर्ती 8 वर्षों के दौरान भारत में 6 वर्ष तक रहा हो, वो भी करा सकता है। एक व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति के समकक्ष से समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक अविभक्त जो भारत था जब विभाजन नहीं हुआ था तो भारत में ऐसे क्षेत्र में जन्मा था जो 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत का हिस्सा बन गया। भारत में ऐसे क्षेत्र में जन्मा था जो 15 अगस्त आपके 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। अब देखो देशीयकरण की नागरिकता धारा आपके 206, देशीयकरण की आपके देशीयकरण के द्वारा नागरिकता धारा 6। देखो नागरिकता अधिनियम की धारा 6 में देशीयकरण के द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 1 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र आपके प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु उसके लिए अपने शर्तें हैं वो अनिवार्य हैं जो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में आपके दी गई है। देखो नागरिकता अधिनियम की धारा 6 देशीयकरण के द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है वह 1 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है और भारत के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है, भारत का नागरिक बन सकता है। उसके लिए अनिवार्य जो शर्त है वह देखिएगा, वह देश का जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता क्या कर दी उसने त्याग कर दी। अच्छा, वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता लेने से रोका जाता है। भाई देशीकरण के द्वारा जिस देश में नागरिकता भारतीयों को नहीं देते तो उनको हम भी नहीं देंगे। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, 8वें अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और वह आपके राज्य की निष्ठा की शपथ ग्रहण करे, राज्य में निष्ठा की शपथ ग्रहण करे और आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पूर्व उसे भारत में निवास और भारतीय सरकारी सेवा में निरंतर 12 माह तक आपके रहा हो। भारत में निवास या फिर क्या है भारतीय सरकारी सेवा में आपके निरंतर 12 माह तक रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा प्रावधान किया गया कि यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि विशिष्ट परिस्थितियां मौजूद हैं और यह लिखित में परिस्थितियां दर्ज करने के पश्चात 12 माह की अवधि के अलग अलग दिनों में अधिकतम 30 दिनों की छूट दे सकती हैं। जी में उक्त आपके 12 महीनों की समावधि के ठीक पहले 14 वर्ष के दौरान वह या तो भारत में रहना था या भारत में सरकारी सेवा रहा हो और अवधि में कुल आपके योग 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कितना 14 में से 11 से तो कम तो नहीं होना चाहिए, फिर देशीकरण के आधार पर भी हम उसका नहीं लेंगे वरना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आपके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय को आपके उत्पीड़न से बचाना हेतु 31 दिसंबर 2024 को या उससे पूर्व भारत आगे थे से संबंध व्यक्ति के लिए आपकी उपबंध किया गया के तहत आपके निवास या भारत सरकार की सेवा की कुल अवधि के 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया। कितने 11 से आपके 5 कर दिए गए। अपवाद क्या है,
यद्यपि देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त योग्यता आवश्यक है, किंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय में आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसमें विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति एवं साधारण मानव प्रगति के निमित्त आपकी विशिष्ट सेवा की है, ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट शर्तें पूरी न करने पर भी आपकी क्या है, नागरिकता प्रदान है की जा सकती है। किसके राज में? केंद्रीय सरकार की राय में। राज्य क्षेत्र की आपके मिलाए जाने से नागरिकता धारा 7, राज्य क्षेत्र को मिलाए जाने से नागरिकता आपके धारा 7, यदि भारत सरकार के द्वारा किसी नए भू भाग को आपके अर्जित कर भारत में विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे ये आपके दादर नगर हवेली नागरिकता आदेश 1962 और दूसरा आपके गोवा दमन दीव आपके नागरिकता आदेश 1962। ओके, चलिए। और तीसरी पांडुचेरी आदेश 1962 और चौथा है सिक्किम आपके नागरिकता आदेश 1975। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के विशेष आपके प्रावधान देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपके असम सहित असम आपके सहमति के अनुकरण में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा शामिल लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। क्या है? ऐसे लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। भारतीय मूल के सभी लोग जो 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश में आपके असम आए और जो अपने असम प्रवेश की तिथि से साधारणतः असम में रहे और 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक समझे जाएंगे। भारतीय मूल के सभी लोग जो 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश से असम आए और जो अपने असम प्रवेश की तिथि से साधारणतः असम में रह रहे हैं, ठीक है ना, और 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक समझे जाएंगे। दूसरा कि भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पूर्व या पश्चात असम आया लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से आया और विदेशी के रूप में आपके पहचाना गया, केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप स्वयं पंजीकृत करेगा। इन नागरिकों की एक नागरिक के सभी अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होंगे लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या है, 1 जनवरी 1986 से पूर्व या पश्चात असम आया लेकिन क्या, लेकिन ये कि 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से आया और विदेशी के रूप में क्या है, पहचाना गया। केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार स्वयं पंजीकृत करेगा और इन नागरिकों को एक आपके नागरिक के सभी अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे लेकिन वोट का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये आपकी धारा 6 क्या कहती है, क्या कहते हैं, इसमें विशेष प्रावधान क्या है, तो ये आपके धारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ी गई अपने निम्न प्रावधान है, वो हम देखते हैं। देखो, शिक्षक है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त आपके विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी ऐसी शर्तें, निर्बंध और रीति के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए और इस निमित्त किए गए आपके आवेदन पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आए हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी, ईसाई है समुदाय से संबंधित व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में आपके प्रविष्ट हुआ है, तो जिसे भारतीय सरकार के द्वारा पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 या विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 या उसके अधीन आपके बनाए गए किसी आदेश या नियम से छूट प्रदान की गई है को आपके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र आपके अनुदत कर सकेगी। अच्छा, और क्या, और कि अधिनियम में आपके विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को आपके जिसे रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। ओके, और क्या नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की जो तारीख है उस प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपके अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाही का उसे नागरिकता प्रदान किए जाने का उपशमन हो जाएगा। ओके, और इस धारा के कोई बात असम, आपके बोडो, करबी और दिमासा क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र जिसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, बंगाल की पूर्वी सीमांत विनियम 1878 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड का समस्त क्षेत्र इस आपके परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, दीमापुर को छोड़कर ऐसे और आपके मिजोरम में प्रवेश करने के लिए किसी भी आपके आंतरिक उड़ान लाइन परमिट नामक विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। 2019 में आपके दिसंबर में राष्ट्रपति के आदेश से मणिपुर तक आपके आंतरिक लाइन परमिट का विस्तार किया गया ताकि आपकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मणिपुर राज्य पर वे लागू न हो। नागरिकता को अब समाप्त करना देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 9, 5, 6 और 8 के अंतर्गत नागरिकता पर आपके की समाप्ति का प्रावधान लागू करता है और संविधान के प्रारंभ के पश्चात उत्पन्न मामलों से आपके निपटने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 भी तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो चुकी है तो संबंधित आपके निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो अनुच्छेद आपके 9, 5, 6 और 8। नागरिकता अधिनियम 1955 यह भी निर्धारित करता है कि भारत की नागरिकता दिवस नागरिकता किस प्रकार समाप्त होती है और चाहे वह नागरिकता आपके नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त की गई हो या इससे पूर्व। वे तरीके जिनसे आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है वो इस प्रकार से रहेगी। 1. नागरिकता का परित्याग 1908 के अंतर्गत आपके सबसे पहले एक भारतीय नागरिक घोषणा करके कि वह अपने भारतीय नागरिकता छोड़ रहा है और स्वैच्छिक रूप से अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। एक बार अगर अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा घोषणा पंजीकृत कर दिया जाता है तो व्यक्ति भारत का नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि ऐसी घोषणा किसी ऐसे युद्ध के दौरान की जाती है जिसमें भारत संलग्न हो तो केंद्र सरकार नागरिकता त्यागने की ऐसी घोषणा का पंजीकरण रोक सकती है जब तक कि उसे आपके अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। यदि परित्याग के द्वारा नागरिकता छोड़ी गई हो तो उस व्यक्ति के प्रत्येक अल्पवयस्क बच्चे की नागरिकता आपके भारत की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। अल्पवयस्क बच्चा है बेचारे, उसका भी डेफिट बच जाएगा। हालांकि ऐसे कोई भी बच्चे वयस्क होने के आपके 1 वर्ष के भीतर घोषणा कर सकते हैं कि उनकी इच्छा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की है और फिर वे भारत के नागरिक बन जाएंगे। ये धारा 8। 9 है नागरिकता समाप्त या आपके पर्यावसान के किया जाना धारा 9 के अंतर्गत। यदि एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि यह प्रावधान आपके वैसे युद्ध के दौरान लागू नहीं होता जिसमें भारत संलग्न है जब तक कि केंद्र सरकार को यह निर्देश नहीं दिए जाए। नागरिकता के वंचित किया जाना धारा 10 के अंतर्गत यह भारत सरकार के आदेश के द्वारा भारत की नागरिकता की बाध्यकारी समाप्त की जा सकती है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि नागरिकता की प्राप्ति धोखेबाजी, असत्य पहचान या तथ्यों की छिपाने या युद्ध के दौरान शत्रु देश के व्यापार के आपके संलग्न होने से हुई है, या फिर यदि व्यक्ति को आपके पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्षों के भीतर 2 या अधिक वर्षों के आपके कारावास की सजा हुई है। पंजीकरण और देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर 2 या अधिक आपके वर्षों की कारावास की सजा हुई है। यदि वह निरंतर 7 वर्षों तक आपके विदेश में रहा हो, 7 वर्षों तक आपकी क्या है, निरंतर 7 वर्षों तक विदेश में रहा हो। वंचना के ये तरीके पंजीकरण या देशीकरण से बने नागरिकों पर आपके स्वाभाविक रूप से लागू होते हैं। वंचना के ये तरीके पंजीकरण और देशीकरण से बने नागरिकों पर स्वाभाविक रूप से लागू होते हैं। भारतीय नागरिक से विवाह के फलस्वरूप देशीकरण या पंजीकरण द्वारा बने भारत के नागरिकों को विशेष कारणों से गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिक के विशेष कारणों से गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता से क्या है, वंचित किया जा सकता है। विदेशी आपके निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता। अब देखिएगा, जो अनिवासी भारतीय है, ठीक है, अनिवासी नॉन आपके रेजिडेंट इंडियन है, NRI जिसे हम कहते हैं, ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समयावधि तक आपके विदेशों में रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, वे क्या है, NRI कहलाते हैं। अच्छा, और UNO और अन्य विदेशी नियुक्तियों पर आपके भारत सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति को भी आपके अनिवासी भारतीय का दर्जा है। अनिवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं जो 182 दिन या उससे भी अधिक समावधि तक विदेश में काम करने के लिए रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। दूसरे अपने भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन आपके ओरिजिन, तो वो PIO कहलाते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है और जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का निवासी रहा हो और उस व्यक्ति की भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो अब भारत में निवास नहीं करते लेकिन पूर्वज निवास नागरिक थे भारत के आपके समुद्र पारी नागरिक,
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संविधान के लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, ऐसा व्यक्ति क्या जो भारत के संविधान लागू होने के समय या तो उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता था, वह व्यक्ति जो कि किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है। इन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति के पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री अथवा नाता नातिन को भी आपकी क्या है OCI कार्ड जारी किया जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बाहर तो रहते हैं लेकिन भारत के हैं। अब देखिएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर सितंबर 2000 में भारत सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय प्रवासियों पर एक उच्च स्तरीय समिति आपकी नियुक्ति, जिसने जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार की जो OCI का प्रारंभ किया। संसद के द्वारा 23 दिसंबर 2003 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया और जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आपके यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय मूल के नागरिकों को OCI हेतु आपके आवेदन करने हेतु योग्य माना गया। ये सारे देशों के व्यक्तियों को, भारतीय मूल के नागरिकों को OCI हेतु आपके आवेदन करने हेतु योग्य माना गया। 7 जनवरी 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय मूल के उन समस्त व्यक्तियों के OCI प्राप्त करने की घोषणा की जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से प्रवास कर रहे थे। भारत से प्रवास कर गए और इस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर में परिवर्तन कर दिया गया और POI कार्ड और OCI कार्ड का विलय कर दिया गया। जो POI कार्ड था, OCI कार्ड था, इनका विलय कर दिया गया। POI मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन आपके ओरिजिन, और OCI भारत के समुद्र पार नागरिक, ओवरसीज, ठीक है ना। और अधिसूचित किया गया कि 2015 के संशोधन के द्वारा 9 जनवरी 2015 से सभी POI कार्ड धारकों को OCI कार्ड धारक समझा जाएगा। OCI कार्ड धारक पंजीकरण की शर्तें हैं आपके धारा 7 के अंतर्गत। जब किसी अन्य देश के नागरिक है किंतु 26 जनवरी 1950 के भारत का संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद किसी भी आपके समय भारत का नागरिक था, किसी अन्य देश का नागरिक किंतु संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने का पात्र था, किसी अन्य देश का नागरिक किंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध है जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अंग था। उपयुक्त 1 से 3 सूचीबद्ध आपके नागरिकों की संतान और पौत्र पौत्री और परपोत्रियों को भी आपके उपलब्ध होंगे। 1 से 4 आपके जो उपयुक्त उल्लेखित हैं उन व्यक्ति के अल्पवयस्क संतानें हैं, उनको भी आपके ये होगा। अल्पवयस्क बच्चा जिसके दोनों अभिभावक या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारत के नागरिक का विदेशी मूल का पति या पत्नी है या OCI के तौर पर पंजीकृत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति या पत्नी है और जिनका विवाह पंजीकृत है। पंजीकरण हेतु आपके आवेदन प्रस्तुत शुरू करने से पूर्व विवाह की अवधि निरंतर 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त किसी भी उपबंध के अधीन कोई भी व्यक्ति जिसके अभिभावक या दादा दादी आपके परदादा परदादी संबंधी पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी ऐसे देश है जिसे केंद्र सरकार जो कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना देकर स्पष्ट करे से हो तो वह आपके OCI के तौर पर पंजीकृत हेतु अर्ह नहीं होंगे। हालांकि उपयुक्त आपके शर्तों की उपेक्षा करते हुए केंद्र सरकार यदि संतुष्ट हो जाती है, विशिष्ट आपके दशाएं मौजूद हैं, तो वह लिखित में परिस्थितियां दर्ज करने के पश्चात किसी व्यक्ति को OCI आपके रूप में अर्जी पंजीकृत कर सकती हैं। OCI कार्ड धारक के अधिकार देखें तो 7 ख के अंतर्गत OCI कार्ड धारकों को वे सभी अधिकार प्रदान किए जाएंगे जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आपके निर्दिष्ट करे, परंतु उनमें निम्नलिखित जो अधिकार नहीं होंगे। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में आपके अवसर की समानता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चयनित होने में, संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, संविधान के 124 में आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
अनुच्छेद में आपके 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 के अंतर्गत मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने के लिए, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए अर्ह होने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्ह होने के लिए, ये सारे आपके प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा विशेष आदेश के जरिए संस्थाओं या पदों पर नियुक्ति को छोड़कर संघ या किसी राज्य से संबंध लोक सेवाओं या पदों पर आपकी नियुक्ति के लिए। अब देखते हैं अन्य तथ्य। नागरिक अधिनियम 1955 में द्वितीय अनुसूची में राज्य आपकी निष्ठा की शपथ का उल्लेख किया गया है। 1955 की द्वितीय अनुसूची में राज्य निष्ठा की शपथ का उल्लेख है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा के द्वारा तथा 11 दिसंबर 2019 को आपके राज्यसभा द्वारा और 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति पश्चात अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 से आपके प्रभावी है। भारत में पासपोर्ट के रंग नीला भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। हरा आपके ओसीआई कार्ड धारकों को जारी अशोक स्तंभ में लगा होता है और पीला भारत के रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को। तो भारत में पासपोर्ट का रंग क्या है? नीला है। भारतीय नागरिकों को जारी आपके हरा है, वो ओसीआई कार्ड धारकों को जारी जो आपके अशोक स्तंभ लगा होता है। पीला भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को। तो अपने क्या है, भारत में पासपोर्ट का रंग कौन सा है? नीला है। और सभा के संविधान सभा के सदस्य श्री PS देशमुख ने भारतीय नागरिकता के प्रावधान को संसार भर में सबसे अधिक सरल चीपेस्ट ऑन द अर्थ कहा। किसने कहा चीपेस्ट ऑन द अर्थ? PS देशमुख। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को निम्न मूल अधिकार हैं जो प्रदान किए गए हैं, विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है ना। 15 आपके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद आपके प्रतिषेध। 16वां लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। 19वां वाक स्वतंत्रता आदि विषय का आपके कुछ अधिकारों की संरक्षण। 20 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में आपके शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये आपकी बातें थी इस आपके क्या पूरी कक्षा में। ये थी नागरिकता से संबंधित, भारत की नागरिकता संबंधित प्रावधान। आपको भाग 2 याद रखना, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद याद रखने हैं। 1955 का जो भारत नागरिकता अधिनियम है उसकी धाराएं आपको ख्याल में होनी चाहिए। और बस इतना ही इस क्लास में आपको इम्पोर्टेंट बनता है और कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर जाए नहीं, ये उम्मीद के साथ इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।